पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इन पंक्तियों के साथ मैं हूं श्वेता सिंह। ये पंक्तियां आज इसीलिए क्योंकि इन पंक्तियों में पाकिस्तान के लिए जो भविष्यवाणी की गई थी वो आज सच साबित हो रही है। भारत में आग लगाने के मंसूबे लिए पाकिस्तान आज खुद अपनी लगाई आग में जल रहा है। पाकिस्तान बर्बादी के उस कगार पर पहुंच चुका है जहां से अब उसका वापसी कर पाना नामुमकिन है। आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह तबाह, घरेलू मोर्चे पर कई जगह गृह युद्ध की स्थिति, और अब तो जिन आतंकियों को पाल पोस कर बड़ा किया था उनके जनाजों के बोझ तले पाकिस्तान का बचा खुचा वजूद भी दबता जा रहा है। जो कसर बाकी रह गई है वो अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के सर्वनाश की पटकथा तैयार कर रही है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है। यही भारत है, नया भारत है। भारत के शौर्य का सिंदूर पाकिस्तान पर जब गर्म लावा बनकर बरसा तो पाकिस्तान की नापाक हसरतें और फौजी हैसियतें सब खाक हो गई। और अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म न होने का भारत का ऐलान पाकिस्तान के डर को कम नहीं होने दे रहा। एक तरफ उसे भारत के गुस्से का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, दूसरी तरफ जगह जगह से पाकिस्तान अपनी ही लगाई पुरानी आग में जल रहा है। सुलग रहा है सिंध, बागी है बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान मांगे आजादी। पीओके में विद्रोह से परेशान पाकिस्तान, दिमाग खराब है आपका। खैबर पख्तूनवा में लोग फौज के खिलाफ सड़कों पर हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर में जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? पुलिस पाकिस्तानी फौज को पीट रही है। सिंध में जनता ने गृह मंत्री का घर फूंक डाला। रोज पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें गिर रही हैं। अब पाकिस्तान में गम और
सिंधु से पानी कब बंद हो जाए ये खौफ गया नहीं था कि अफगानिस्तान की नदियों से आने वाला पानी बंद होने का डर सामने आ खड़ा हुआ। IMF से मिले कर्ज की पाकिस्तान खुशियां भी नहीं मना पाया था कि साथ आया शर्तों का पुलिंदा चेतावनियों की लिस्ट थमा गया। भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक दुनिया भर में पाकिस्तान के पापों की तस्वीर दिखाना शुरू कर दी है। सरकार भी और देश भी अब चाहता है एनफ इज एनफ, नाउ टाइम हैज कम कि हम लोगों को वंस एंड फॉर इसको सेटल तो करना है। और इसीलिए सरकार ने इस बार मैसेज भी दिया है, प्रिपेयर भी है, कोई बात होगा, ट्रेड एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। चीन की गोद में बैठकर पाकिस्तान ने अपनी संप्रभुता पहले ही गंवा दी थी और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसकी सारी हेकड़ी मिट्टी में मिल चुकी है। लेकिन ये अभी शुरुआत है। अभी भारत के खिलाफ आतंकियों को पनाह देने के जुर्म का फाइनल हिसाब बाकी है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की अदावतों का अंजाम अभी बाकी है। भारत के रणनीतिक प्रहार का तो पाकिस्तान के पास कोई जवाब कभी पहले भी नहीं था, लेकिन अब जिस तरह भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक कूटनीतिक पहल की है, वो पूरी दुनिया में सबूतों के साथ पाकिस्तान के संपूर्ण आतंकी चरित्र को बेनकाब करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और मिसाइल स्ट्राइक के बाद भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ने वाली है। वहाँ जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। ये नया भारत है, ये ज़रूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको। न्यू नॉर्मल जो है कि इंडिया में अब चीज़ें, जब टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में होगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होगा, तो इंडिया अपने हिसाब से उसका जवाब देगा। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जाकर उन्हीं दहशतगर्दों के ठिकाने उजाड़ दिए जिन्होंने हमारी मातृशक्ति का सिंदूर उजाड़ने का दुस्साहस करा। भारत का ये एक एक दूत, एक एक बयान, ये एक एक कोशिश पाकिस्तान के आतंकी चरित्र के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर का ये दूसरा चरण है जो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तान दो तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है। एक तो ये कह रहा है कि हमारे यहाँ कोई आतंकवादी ठिकाने नहीं है और भारत ने जो हमले किए उसने तो उनके नागरिक मारे गए और भारत ने हम पर हमला किया। एक तो इस झूठ का पर्दाफाश होगा। दूसरा, पाकिस्तान जो जिस तरह से वहाँ ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि इस पूरे 3-4 दिन का जो संघर्ष हुआ उसमें पाकिस्तान ने भारत को कोई बहुत बड़ी शिकस्त दे दी और वहाँ जिस तरह का प्रचार हो रहा है, जिस तरह जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है, तो ये संदेश देने की कोशिश है जैसे भारत की सेनाओं को, भारत की वायु सेना को खास करके पाकिस्तान ने बड़ी शिकस्त दी है। इसका ही पर्दाफाश होगा, उसके इस झूठ की भी पोल खुलेगी कि आप कितनी बड़ी गलत बयानी कर रहे हैं इस तरह से। 7 डेलीगेशन, 32 देश और भारत के 5 एजेंडे पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ऐसी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है जो पाकिस्तान को दुनिया में बेनकाब कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में हो रहा भारतीय प्रतिनिधियों का ये दौरा पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक माहौल बनाने का मजबूत संकल्प है। We are a peaceful country. We have given no reason for anyone to believe that we would ever be irresponsible. Although there's a huge long saga of irresponsibility in nuclear matters as far as Pakistan is concerned. But obviously the world has an important role to play here
And we therefore wanted to speak to the world to say, this is not just India's concern, this is a concern for the whole world. Both terrorism and this kind of irresponsible behavior is a concern for the whole world. आतंकवाद के खिलाफ भारत की डिप्लोमेटिक मुहिम की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन को भारत ने अपनी मुहिम में शामिल नहीं किया है, क्योंकि पाकिस्तान की हर आतंकी हरकत को चीन ने न सिर्फ बढ़ावा दिया है बल्कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी आतंकियों का बचाव भी किया है। पहलगाम हमले में भारत की कार्रवाई के खिलाफ जाकर चीन ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता भी दी। भारत की रणनीति किसी देश के खिलाफ नहीं, लेकिन पाकिस्तान और उसके जैसे आतंक समर्थक देशों की पोल खोलने के लिए जरूर है, और इसके लिए भारत 5 एजेंडों को लेकर आगे बढ़ रहा है। यूएनएससी की भूमिका प्रभावी हो, इसके लिए भारत यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता की मांग नहीं कर रहा, बल्कि मौजूदा सदस्यों को तत्काल और गंभीर कार्रवाई के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का आतंकी चरित्र सामने लाना, पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद, फंडिंग और वैश्विक सुरक्षा को खतरे से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करना, ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाना, इसे एक सम्मानजनक और वैधानिक आतंकवाद विरोधी मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना, वैश्विक सहमति बनाना, आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति विकसित करना, ग्लोबल साउथ में नेतृत्व मजबूत करना, भारत को एक जिम्मेदार, सक्रिय और अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित करना। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने अपनी इस रणनीति को बहुत सोच समझकर तैयार किया है, क्योंकि भारत पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को और सहने के मूड में अब बिल्कुल नहीं है। भारत ने पाकिस्तान और उसके आतंकवाद के खिलाफ जिन देशों को चुना है, उनकी भूमिका काफी अहम होने वाली है। अफ्रीका में भारत का फोकस दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, अल्जीरिया, DR कांगो, लाइबेरिया और सिएरा लियोन पर है। इनमें से अल्जीरिया और सिएरा लियोन इस समय यूएनएससी में गैर स्थायी सदस्य हैं। भारत अफ्रीका में अपनी शांति स्थापना की भूमिका और आतंक के खिलाफ सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। कतर, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और बहरीन में भारत का प्रतिनिधि मंडल आतंकवादियों को मिलने वाले फाइनेंशियल सपोर्ट तंत्र को खत्म करने में खाड़ी देशों की भूमिका रेखांकित करना चाहता है। पाकिस्तान में आतंकियों को मिलने वाली पैसों की मदद और वैचारिक कट्टरता को उजागर करने का प्रयास भी है। फ्रांस, रूस, UK, जर्मनी, इटली, स्लोवेनिया, डेनमार्क, ग्रीस, स्पेन और लातविया में से 5 देश इस समय यूएनएससी का हिस्सा हैं। इन देशों के माध्यम से भारत आतंकवाद के खिलाफ यूएनएससी को सक्रिय भूमिका के लिए तैयार करना चाहता है, ताकि वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त शक्ति तैयार हो सके। अमेरिका और लैटिन अमेरिका में भारत की पहल में अमेरिका, ब्राजील, गुयाना, पनामा और कोलंबिया जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका यूएनएससी का स्थायी सदस्य है और गुयाना इस समय अस्थायी सदस्य है। भारत इन देशों के साथ खुफिया साझेदारी, साइबर सुरक्षा सहयोग और आतंक फंडिंग पर नियंत्रण जैसे विषयों पर साथ आने की गुजारिश कर रहा है। पूर्वी एशियाई क्षेत्र में भारत जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया से संवाद कर रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया यूएनएससी के अस्थायी सदस्य हैं। ये बातचीत भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी कदमों को सशक्त करने पर केंद्रित है। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत अब पाकिस्तान और उसके समर्थकों को और मोहलत नहीं देना चाहता। भारत की ये कूटनीतिक पहल दुनिया के मंच पर पाकिस्तान की सच्चाई दिखाने की ओर बढ़ाया गया ठोस कदम है। आतंकवादी भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे, वापस पाकिस्तान में जाकर सुरक्षित पनाहगाह में छिप जाते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। पाकिस्तान के शहरों से लेकर उसके कब्जे वाले कश्मीर तक हर जगह आतंकियों पर खौफ का साया मंडरा रहा है। कोई आतंकी अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सारे आतंकी जानते हैं कि अगला नंबर किसी का तो आना है, लेकिन इतना तय है, अज्ञात बंदूकधारी को ज्ञात है कि कौन है भारत का दुश्मन और कहां है उसका ठिकाना। अब अननोन गनमैन सिर्फ नाम नहीं, पाकिस्तान में आतंकियों के लिए यमदूत बन चुका है।
ये सब वो चेहरे हैं जो भारत को लहूलुहान करने के ख्वाब पाले हुए थे। कुछ ने कुछ नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन अब ये सब के सब मौत के मुंह में समा चुके हैं। खाक में मिलता ताजा चेहरा सैफुल्लाह का है। लश्कर का खूंखार आतंकी सैफुल्लाह खालिद, जो कभी नेपाल से भारत में हमलों की साजिश रचता था, अब पाकिस्तान के सिंध में एक गुमनाम कब्र में दफन है। अज्ञात बंदूकधारियों ने उसे वहीं ढेर कर दिया जहां वो रजाउल्लाह के नाम से छुपा बैठा था। लश्कर तैयबा का कमांडर अबू सैफुल्लाह खालिद 3 बड़े आतंकी हमलों का मुख्य साजिश करता था। 2005 में बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हमला, नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय पर हमला, 2008 में रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमला। लेकिन खालिद सैफुल्लाह कोई पहला नहीं है। पिछले 2 सालों में ऐसे 15 से ज्यादा मोस्ट वांटेड आतंकियों को पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने मौत के घाट उतार दिया है। और दिलचस्प बात यह कि ज्यादातर भारत के खिलाफ साजिशों में शामिल थे। अबू कताल जम्मू कश्मीर में हमला करवाने वाला लश्कर आतंकी, मार्च में झेलम में गोली मार दी गई। अदनान अहमद पठानकोट हमले का आरोपी, कराची में दिसंबर 2023 में मारा गया। शाहिद लतीफ जैश का कमांडर, मस्जिद में घुसकर अक्टूबर 2023 में सियालकोट में ढेर। और ये लिस्ट लंबी है। अबू कताल, अदनान अहमद, शाहिद लतीफ, मौलाना काशिफ अली, मुफ्ती शाह मीर, रहीमुल्लाह तारिक, अकरम गाजी, ख्वाजा शाहिद, मौलाना जियाउर रहमान, बशीर अहमद, सहूर इब्राहिम, मेजर दानियाल, खालिस्तान कमांडो फोर्स का परमजीत सिंह पंजवर, कारी एजाज आबिद, दाऊद मलिक। इन हत्याओं का पैटर्न एक जैसा है। बाइक सवार 2 हमलावर, अचानक फायरिंग और फिर फरार। पाकिस्तान पुलिस तक इन हत्याओं को टारगेट किलिंग कहती है। पाकिस्तान में इन अज्ञात हमलावरों का खौफ तारी है। आईएसआई के करीबियों से लेकर लश्कर और जैश के टॉप कमांडर्स तक कोई भी अब महफूज नहीं है। यहाँ तक कि मसूद अजहर और हाफिज के रिश्तेदार का रिश्तेदार आबिद और हाफिज सईद भी इस लिस्ट में शामिल है। यानी अब रिश्ता देखकर नहीं, रिकॉर्ड देखकर सफाया हो रहा है। भारत ने भी अपने रुख से साफ कर दिया है कि आतंकी अब कहीं सुरक्षित नहीं। पहलगाम का जवाब इस बात की तस्दीक करता है। पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिनमें 5 तो मोस्ट वांटेड थे, 14 मसूद अजहर के परिवार के लोग और करीबी परिजन। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। पाकिस्तान में अब आतंकियों के लिए सबसे बड़ा डर है कि कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं। अब देखना यह है कि इस लिस्ट में अगला नाम किसका आता है। लेकिन इतना तय है कि आतंक का कोई भी चेहरा हो, अब वो छिप नहीं सकता। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान को आतंकवाद का रास्ता छोड़ गरीबी से लड़ने की सलाह दी थी, ताकि पाकिस्तान की आम जनता का भला हो सके। लेकिन पाकिस्तान को ऐसे मशवरे कब रास आए? पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी राष्ट्रीय नीति बना लिया। नतीजतन आम पाकिस्तानियों के हिस्से में कंगाली और बदहाली आई, आतंकी मौज काटते रहे। अब हालत यह है कि पूरा पाकिस्तान आईएमएफ से मिलने वाली भीख के सहारे चल रहा है। इस बार आईएमएफ ने भी पाकिस्तान के कटोरे में मदद के सिक्के डालते हुए शर्तें जारी कर दी हैं कि अब नहीं सुधरे तो आगे खैरात और नहीं मिलेगी। पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया है उसे पूरा करने में भारत सरकार जुट गई है। जून में पाकिस्तान को विश्व बैंक से $20 अरब का कर्ज मिलने वाला है। भारत की कोशिश है कि आतंकी पाकिस्तान को वो खैरात न मिल सके। सरकार ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। पाकिस्तान अगर FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा चला गया तो उसके वित्तीय लेन देन पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। वहां विदेशी निवेश और पूंजी आने में उसे भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान को जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, लेकिन अक्टूबर 2022 में उसे इस लिस्ट से हटा दिया गया।
पाकिस्तान सरकार ने दावा किया था कि उसने आतंकी फंडिंग पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए हैं। उसने आतंकियों को जेल में डाला और उनकी संपत्तियां जब्त की। लेकिन पहलगाम आतंकी हमला गवाह है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में कोई मेल नहीं है। IMF से हाल ही में पाकिस्तान को कर्जा तो मिल गया, लेकिन भारत के विरोध के बाद IMF ने 11 ऐसी नई शर्तें पाकिस्तान पर लाद दी हैं जो उसकी गर्दन पर कसती आर्थिक फांसी से कम नहीं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। आतंकवाद की अब भारी आर्थिक कीमत चुकाएगा पाकिस्तान। भारत की कोशिशों से पाई पाई को मोहताज होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान पर पहले से 131 अरब डॉलर का कर्ज है। उसकी अर्थव्यवस्था ICU में है, फिर भी वो आतंकवाद को ऑक्सीजन लगाए बैठा है। IMF की नई शर्तों ने पाकिस्तान के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। बजट संसद से पास करवाना, गैस बिजली के दाम बढ़ाना, टैक्स कानूनों में बड़े बदलाव, सरकारी संपत्ति की निगरानी और आतंक पर खर्च हो रहे पैसे का हिसाब किताब देना। अगर ये सब नहीं हुआ तो अगली किश्त नहीं मिलेगी। बिना गोली चलाए पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ने वाली यही है भारत की आर्थिक कूटनीति। पाकिस्तान अब आतंक की सियासत और कर्ज की कूटनीति के बीच बुरी तरह फंस गया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो दबाव बनाया, उसके चलते IMF को शर्तों की तलवार निकालनी पड़ी। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। पाकिस्तान आतंक को एक्सपोर्ट करता रहा, लेकिन अब वही आतंक उसके फाइनेंशियल सिस्टम को डुबोने वाला है। IMF की सख्ती का सीधा असर चीन जैसे देशों से मिलने वाली मदद पर भी पड़ेगा। चीन पाकिस्तान को लगातार मदद दे रहा है, लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान पहले ही चीन के पास अपनी संप्रभुता गिरवी रख चुका है और ये जग जाहिर है कि चीन अपनी रकम के बदले देशों से क्या क्या वसूलता है। IMF की नई शर्तें और चेतावनी पाकिस्तान के लिए एक गंभीर संकेत है कि उसे न केवल आर्थिक सुधारों पर ध्यान देना होगा, बल्कि अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में भी सुधार लाना होगा। भारत के साथ तनाव बढ़ने से पाकिस्तान की आर्थिक सहायता और सुधार योजनाएं खतरे में पड़ सकती हैं। बीते 7 दशकों में भारत ने पाकिस्तान के साथ तमाम मतभेदों के बावजूद हमेशा इंसानियत का रिश्ता रखा। वहां अगर निर्दोषों की जान जाती थी तो भारत अफसोस जताता था। भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी वारदात में मारे गए बच्चों के लिए देश की संसद में शोक प्रकट किया। लेकिन पहलगाम हमले के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, उसने भारत के सब्र के बांध को तोड़ दिया। त्वरित कार्रवाई में पाकिस्तान के अंदर घुसकर 100 से ज्यादा आतंकी मिट्टी में मिला दिए गए। लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जिस तरह की प्लानिंग भारत ने कर रखी है, उसके बाद डूबने के लिए पाकिस्तान को चुल्लू भर पानी भी मयस्सर नहीं होगा। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। सिंधु जल संधि का सवाल है, वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा। भारत के संकल्प ने पाकिस्तान का हलक सुखा दिया है। अभी आगाज है, लेकिन भारत के गुस्से में उसे अपना अंजाम दिखाई देने लगा है। पानी के लिए अभी से तड़पने लगा है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान अभी तक अपनी आवाम के सामने झूठे प्रचार के जरिए डींगे हाँक रहा था, उसे अब समझ में आने लगा है भारत की वाटर स्ट्राइक का असर क्या होने वाला है।
पाकिस्तान को अपनी रोटी थाली से जाती हुई दिख रही है। एक एक सांस लेने के लिए जिंदगी का साथ छूटता साफ साफ नजर आ रहा है। भारत की मार से पाकिस्तान में ऐसी बौखलाहट है कि वहां की फौज आतंकवादियों की भाषा बोलने को मजबूर हो उठी है। यानी भारत के सिंधु समझौते निलंबन के फैसले ने ऐसी नस दबा दी है कि जिहादी फौज अपने होश खो बैठी है। पाकिस्तान की गीदड़ भपकियों को भारत सीरियसली न पहले लेता था न अब लेता है। हाँ, इतना जरूर है कि पानी के लिए पाकिस्तान का सिंध प्रांत गृह युद्ध छेड़ चुका है। पाकिस्तानी फौज वहां बेइज्जत हो रही है। गृह मंत्री का घर फूंक दिया गया। परेशानी की गहरी लकीरें खींचती हैं। तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों में इस समय कटुता है, लेकिन फिर भी अभी ये कहना कि वो नदियों का जल रोक देगा मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी वो नदियों का जल रोकेगा, क्योंकि अभी हाल में ही चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री तालिबान के विदेश मंत्री मिले और जो सीपैक है, जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, उसको अब अफगानिस्तान तक ले जाने की बात हुई है, बढ़ाने की। तो ये बड़ा एक मिला जुला सा मामला है, जटिल रिश्ता है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान कोई इतनी जल्दी पाकिस्तानी नदियों का पानी रोकेगा। पाकिस्तान ने 7 दशकों में जितना खून भारत के लोगों का बहाया है, उसकी एक एक बूंद का हिसाब तो होगा ही। अभी तो पानी की कमी से क्या हालात होंगे पाकिस्तान की, उसे वो दिखाया गया है। अभी तो पानी की हर बूंद के लिए उसे गिड़गिड़ाना होगा, क्योंकि पानी के लिए सिर्फ सिंधु ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान से आने वाली नदियों के पानी से भी अब उसे हाथ धोना होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कई साझा नदी बेसिन हैं, जो पाकिस्तान की जल सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इनमें प्रमुख नदियां हैं काबुल नदी, ये अफगानिस्तान में हिंदू कुश पहाड़ियों से निकलती है और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में प्रवेश करके सिंध नदी में मिलती है। कुनर नदी, ये भी अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के इलाकों, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में लोगों की जीवन रेखा है। दूसरी नदियां भी हैं, जैसे गोमल, पिशिन, लोरा, कंधार कंद, कदनई, अब्दुल वहाब धारा, कैसर नदी। ये सभी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच बेसिन साझा करती हैं। अफगानिस्तान ने भारत की मदद से अब काबुल नदी पर बांध बनाया है और कुनर नदी पर बांध बनाने का काम शुरू हो रहा है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इससे पानी बाधित होगा। अफगानिस्तान ने साफ कहा कि ये पानी नहीं, हमारा अंदाजा होने लगा है कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। यही वजह है कि अब जगह जगह से त्राहिमाम की आवाजें आने लगी हैं, लेकिन तय है कि पाकिस्तान को अभी अपने बुरे कर्मों की बहुत बड़ी सजा भुगतनी है। जियाउल हक, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर परवेज मुशर्रफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ तक सब के सब भारत के जम्मू कश्मीर पर बुरी नीयत रखते आए। अलगाववादियों के झुंड पनपाए, आतंकवादियों की तंजीमें खड़ी की, निर्दोष लोगों की हत्याएं करवाई, स्थानीय लोगों को भड़काकर भारत के खिलाफ साजिशें रची ताकि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर दे। लेकिन कुदरत का निजाम देखिए कि वही पाकिस्तान आज खुद कई जगहों से टूटकर बिखरता दिख रहा है। कश्मीर की चाहत में पाकिस्तान ने इतने कांटे बो लिए कि वो अब खुद उसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने की, और वह आपने करके दिखाया। और मैं यह कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है। वो खुद को अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता। पाकिस्तानी फौजी या सुरक्षा बल वहां जाते हैं तो पिटते हैं या खदेड़ दिए जाते हैं। सिंध का ऐलान हो चुका है कि वो दूसरा बांग्लादेश बनने की ओर बढ़ चला है। पाकिस्तानी फौज की अब यहाँ एक नहीं चली,
गिलगित बाल्टिस्तान ने भी बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है और उसे हर हाल में पाकिस्तानी हुकूमत और फौज से मुक्ति चाहिए। पीओके से उठने वाली पाकिस्तान विरोधी आवाजें किसी से छुपी नहीं। आतंकवाद को अपने देश की मुख्य नीति बनाने वाला पाकिस्तान आज गृह युद्ध की आग में धू धू कर जल रहा है। इतनी जगहों से वो चरमरा रहा है कि जरा सा और दबाव पड़ेगा तो टुकड़ों में बट जाएगा। में बहुत से ऐसे फ्रंट्स हैं, बहुत से ऐसे मोर्चे हैं जो किसी भी वक्त वहां पे पूर्णतः सिविल वॉर या गृह युद्ध का रूप धारण कर सकते हैं। सबसे पहली बात, वहां का पॉलिटिकल सिस्टम, वहां पे डेमोक्रेसी के नाम पे एक बहुत बड़ा शैम चल रहा है। जिस दिन से पाकिस्तान का जन्म हुआ है उस दिन से लेकर आज तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहां पे एक मिलिट्री रूल रहा है। चाहे तख्ता पलट करके फौज ने डायरेक्टली देश के ऊपर राज किया हो या कठपुतली की तरह कोई सरकार को बिठा के राज किया हो। और वो दिन लद गए हैं जब आम आदमी वहां पे फौज के डर से कुछ नहीं बोलता था। अब वहां के लोगों को समझ में आना शुरू हो गया है कि जो भी पाकिस्तान के आज की तारीख में बुरा हाल है उसका कहीं ना कहीं कारण वहां की फौज है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ा आतंकी देश पाकिस्तान घरेलू मोर्चे पर पूरी तरह फेल है। जनता रोटी मांग रही है, पानी मांग रही है, लेकिन फौज के कदमों में पड़े पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ जिहादी जनरल मुनीर के कदमों के नीचे कालीन बिछाने में लगे हुए हैं। अंदर के हालात पाकिस्तान के बेहद नाजुक हो चुके हैं तो बाहर के हालात और भी बदतर हैं। पाकिस्तान के रवैये से परेशान ईरान ने अपने बॉर्डर पर दीवार बनाने का फैसला किया है। यानी ईरान पाकिस्तान के साथ अपनी सरहद तक साझा नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की दूसरी सरहद पर अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतार रहा है। अकेले 2024 में ही 400 हमलों में पाकिस्तान के 685 सुरक्षाकर्मी मारे गए। इनमें से अधिकतर हमले तहरीक-ए-तालिबान ने किए और बलूचिस्तान के लोग 1 मिनट पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। उनकी शिकायत है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने चीन के हाथों उनके क्षेत्र की सुरक्षा और सम्मान बेच दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौजियों ने भी दशकों से उन पर शारीरिक और मानसिक जुल्म ढाए हैं। इसी महीने पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान प्रोविंस है उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से आज़ाद घोषित कर दिया है। उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान डिक्लेयर कर दिया है। ऐसे ही हालात जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में चल रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, वहां पे अलग एक कहानी चल रही है। जो पाकिस्तान कहता है कि वो हमारे देश का हिस्सा है, लेकिन वहां के लोगों को ऑटोनॉमी, वहां के लोगों को पावर या राइट्स जो हैं वो बाकी पाकिस्तान वालों की तरह नहीं है। तो ऑलरेडी वहां पे जो जनता है वो सड़कों के ऊपर उतरी हुई है। जो अपना पूरा देश है उन्होंने ऑलरेडी चाइना को गिरवी रख दिया है ताकि उनसे डिफेंस इक्विपमेंट और हथियार मिल सके। तो इतने सारे वहां पे ऐसे फैक्टर्स चल रहे हैं। ऑलरेडी लोगों में बहुत रोष है, बहुत दे आर वेरी डिससेटिस्फाइड। किसी भी वक्त एक बस ट्रिगर चाहिए, एक चिंगारी चाहिए पाकिस्तान में जो आग लग के वो अपने आप को ही बर्बाद कर देंगे। एक ट्रिगर की जरूरत है। कश्मीर की चाहत में पाकिस्तान लंबे वक्त से बर्बादी के बारूद पर बैठा है और जगह जगह से सुलग रहा है। बस एक चिंगारी उठेगी और मिट जाएगा पाकिस्तान का वजूद। भारत ने पाकिस्तान को लेकर अब अपनी हर पुरानी नीति को बदल दिया है। पहले आतंकवादी और पाकिस्तानी सरकार को अलग अलग करके देखा भी जाता था, लेकिन अब ये नए भारत का संकल्प है कि आतंकवादी और पाकिस्तानी सरकार या फौज एक ही है और एक भी आतंकवादी घटना को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। भारत की तरफ से यह अंतिम चेतावनी है पाकिस्तान को। अगर वो इसके पीछे छुपे अर्थ को समय रहते समझ जाए तो बेहतर। India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. भारत के इस रुख से पाकिस्तान में हड़कंप है। ये हड़कंप ऑपरेशन सिंदूर की
दंडात्मक कार्रवाई के बाद उपजे हालात से भी अधिक है, क्योंकि पाकिस्तान समझ रहा है कि अभी भारत का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में रोज ऐसी आवाजें उठ रही हैं जो अपनी ही सरकार को चेता रही हैं और आईना दिखा रही हैं। पाकिस्तान जान चुका है कि भारत अब उसकी फितरत पर भरोसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और उसकी हर चाल के जवाब में पाकिस्तान के सीने पर वार करने के लिए खुद को तैयार कर चुका है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। साल 1947-48 में पाकिस्तान ने कबायलियों की मदद से कश्मीर को हथियाना चाहा। 1971 का बदला पाकिस्तान ने भारत के पंजाब में खोजना चाहा। 80 के दशक के बाद कश्मीर में लगातार आतंकियों की मदद, भारत को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान लगातार अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहा। 1993 मुंबई ब्लास्ट से लेकर पहलगाम तक हर बार पाकिस्तान ने आतंक का सहारा लिया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्पियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। लेकिन इधर कुछ सालों से भारत ने जवाब का लहजा बदल लिया है। उरी का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में बहुत ही प्रिसाइज लेकिन सीमित असर वाला हमला था। पुलवामा का जवाब बालाकोट, वो भी एक तरह से लिमिटेड जवाब था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक से व्यापक असर वाला अटैक माना गया। पहलगाम के जवाब में भारत ने हदें नहीं, पाकिस्तान की सरहदें लांघ दी और जवाब में 9 आतंकी ठिकाने और 11 एयरबेस को धुआं धुआं कर दिया। सीज फायर का खेल पाकिस्तान वर्षों से भारत के साथ खेलता आ रहा है, लेकिन अब भारत ने इस खेल में एक नई शर्त जोड़ दी है, एक्ट ऑफ वॉर। यानी अब भारत पर किया गया कोई भी आतंकी हमला सीधे सीधे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और भारत उसका जवाब अपने तरीके से देगा। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। फैसला पाकिस्तान को करना है कि वो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ते हुए भारत के हाथों अपने अंत की कहानी लिखेगा या शांति के साथ विकास का रास्ता चुनेगा।